स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोगों ने संवैधानिक सुधार वाले कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। आज हम लोग का संविधान का निर्माण होगा, तो उसको बड़ा ध्यान से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे प्रश्न उठा के रख दिया जाता है, उसको पूछ दिया जाता है परीक्षा में और बच्चे फंस जाते हैं उसमें। तो उसको बड़ा ध्यान से समझिए, सिस्टम समझेंगे आप लोग को आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें हम लोग को दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे, एक आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है। तो आज वाले कार्यक्रम को देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आज वाले कार्यक्रम में हम लोग संविधान सभा की मांग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मांग हुआ। बहुत उतना ही पढ़ेंगे जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये जो सुधार चल रहा है, जो इतिहास चल रहा होता है उस समय सब वो मांग ही है, एक तरह से माना जाएगा। तो हम लोग को उतना ही पढ़ना जितना परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरा, उसके बाद संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कार्यप्रणाली बहुत ही विस्तृत है उसकी, तो कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, संविधान सभा की मांग, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी। देश की स्वतंत्रता की मांग तो शुरुआती रूप से की जा रही थी, काफ़ी नेता जो भी थे वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन सर्वप्रथम जो संविधान सभा की अवधारणा उत्पन्न हुई कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, कैसे हमको शासन करना है, क्या करना है, उसकी मांग सबसे पहले 1934 में कब 1934 में एम.एन. राय द्वारा किया गया। एम.एन. राय का पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ राय। लिख लीजिए, ये भी पूछ देता है परीक्षा में कि उनका पूरा नाम क्या था। मानवेंद्र नाथ राय। आज हम लोग को लगभग चीज़ें केवल फैक्ट समझना है हम लोग को कि कितना फैक्ट्स है इसमें, और सीधे तौर पे परीक्षा में पूछता है तो उसी को हम लोग को समझना है। फिर दूसरा क्या आता है कि ये एम.एन. राय जो थे वो वामपंथी दल के नेता हुआ करते थे। इनके बारे में कभी समय मिला तो अच्छे से इनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग किया। किसका मांग किया? तो संविधान सभा के गठन का मांग किया। और कांग्रेस के द्वारा ही 1938 में उनके नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा घोषणा की गई संविधान सभा की 1938 में। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि जो हमारा संविधान सभा होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो क्या समझा आप लोगों ने कि संविधान सभा की ऑफिशियल मांग कब से कैसे हुई? तो सबसे पहले एम.एन. राय ने किया, जो वामपंथी दल के नेता थे। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने मांग किया। फिर उसके बाद 1938 में कांग्रेस में ही नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा की गठन होगा वो वयस्क मताधिकार पे, मतलब कि जो वयस्क हैं वो वोटिंग करेंगे और उससे चुने हुए प्रतिनिधि उसमें जाके बैठेंगे। तो उन्होंने उसकी घोषणा की। फिर आगे क्या हुआ कि यही घोषणा को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, जिसे 1940 में जाके अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। क्या था घोषणा में? वयस्क मताधिकार। दूसरा क्या था? बाहरी हस्तक्षेप नहीं।
जो हमारी संविधान सभा बनेगी वो खुद हम अपना बनाएंगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई भी अंकुश नहीं रहेगा उस पर। इस आधार पे हम लोग उसको बनाएंगे। और इसी को ब्रिटिश की जो सरकार थी उस समय, उसने सैद्धांतिक रूप से मान लिया कि अच्छा ठीक है, चलिए हम मान ले रहे हैं आपकी बातों को। तो उसने सैद्धांतिक रूप में मान लिया और 1940 में यही जो प्रक्रिया थी, यही मांग थी, यही प्रस्ताव थी, उसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। कब? 1940 में। खैर ये हिस्ट्री में भी आता है काफ़ी तौर से, लेकिन मैं इसको बता दिया करता हूँ कि क्योंकि ये संवैधानिक रूप से विकास में काफ़ी इन सब चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का काफ़ी योगदान रहता है। फिर क्या आता है? 1942 में मैं बताया था कि क्रिप्स मिशन आएगा। तो क्रिप्स मिशन आता है इसी के मांग के बाद। क्रिप्स मिशन आता है तो उसने भारत और पाकिस्तान के लिए एक ही संविधान का मांग की, वो सिफारिश किए रहते। तो मुस्लिम लीग ने उस पर अपना विरोध करती है, उस पर सहमति नहीं जताती है, इस वजह से उसका सिफारिश नहीं मान्य होता है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आती है। तो 1942 में फिर क्रिप्स मिशन, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन। इसमें भारत पाकिस्तान को दो अलग अलग संविधान सभा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है इनकी सिफारिश में, और इसी आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। तो इतनी लगभग इतिहास रहती है। इस दोनों के बारे में मैं पिछली क्लास में बताया ही हूँ अच्छे रूप से, बाकी आप लोग इतना समझ लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा के गठन से संबंधित बातों को, कि कितने सदस्य उसमें शामिल हुए, कितने सदस्य, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग समझते हैं। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं रहती है, बस अच्छे से समझे रहेंगे, एकदम युक्त रूप से दिमाग लगा के ध्यान देंगे, सुनेंगे, चीज़ें तो आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया? तो नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया। सब एकदम याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। 1946 में नवंबर के महीने में जब कैबिनेट मिशन अपनी सिफारिश देती है, तो 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, नवंबर। इसमें दो प्रकार के सदस्य आने होते हैं। मैं कल जो स्ट्रक्चर बताया था कि जो सीधे शासन होता था उसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था, यानी जो पाकिस्तान और भारत में जो ज़मीन बंटवारा हुई है वो पूरे हिस्से में जो संयुक्त प्रांत पंजाब और बंगाल का हिस्सा था वो सीधे उस पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट शासन करती थी, तो उसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था। तो ये हो गया ब्रिटिश भारत। ये हो गया। दूसरा कौन सा हुआ? रियासतें जो थी, जो मैं बताया था पहले कि बाकी अन्य रियासतें थी कि वहाँ पे राजा ही प्रमुख रहता था, लेकिन कार्य हुआ करता था। इनमें क्या रहता था ब्रिटिश भारत में कि गवर्नर रहते थे, वो शासन करते थे जो प्रांत थे उनके, तो उनमें उस आधार पे बंटवारा किया गया था। तब देखिए इसमें क्या होता है। संविधान सभा में पूरे संख्या कितनी थी संविधान सभा की? तो संविधान सभा की पूरी संख्या 389 निर्धारित की गई। कितनी? 389। अब 389 को बंटवारा कैसे किया जाएगा इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश भारत को कितना दिया गया? तो ब्रिटिश भारत को 296 दिया गया, और रियासतों को कितना दिया गया? तो 93 रियासतों को दिया गया।
फिर इसमें भी बंटवारा हुआ, ब्रिटिश भारत की रियासतों के द्वारा भी बंटवारा किया गया। रियासतों में 11 जो 292 हैं सीट, उसको 11 प्रांतों के क्षेत्र से आते थे और 4 जो थे वो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र द्वारा आते थे, और रियासत के जो थे अपने वो रजवाड़े के प्रतिनिधि, राजा महाराजा उसको प्रतिनिधि को अपने भेजने का प्रावधान उसमें दिया गया था। तो इतनी चीजें इसमें समाहित थी। क्या हम लोगों ने समझा? ब्रिटिश हमारे संविधान सभा का गठन हुआ जो 1946 नवंबर में गठन उसका हुआ। उसमें पूरी संख्या कितनी थी? तो 389 थी। 389 को 2 पार्ट में बांटा गया था कि जो 296 रहेगा वो सीधे ब्रिटिश भारत है जहाँ पे ब्रिटेन सीधे तौर पे शासन कर रही है, वहाँ से चुन के आएंगे जो प्रांतों में विभक्त है 11 प्रांतों में, और रियासत से 93 सदस्य आएंगे वहाँ से। ब्रिटिश भारत में भी 11 प्रांतों के गवर्नर के क्षेत्र से आएंगे 292, और 4 जो है वो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र से आएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 292 में से भी मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य पार्टियां कितनी कितनी सीटें पाई, क्योंकि सीधे तौर पे देखिए, बारीकी को समझिएगा, सीधे तौर पे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा करता है संविधान सभा में कितने सदस्य थे। मैं इसीलिए आपको बार बार दोबारा करके इंडिकेट करके बता रहा हूँ कि संख्या इतनी थी, रियासतों के लिए इतनी थी 93, ब्रिटिश भारत के लिए इतनी थी। ब्रिटिश भारत में से प्रांतों के लिए कितनी थी? 292, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए, तो इतनी चीज थे। फिर आगे होगा कि कांग्रेस से कितने सदस्य थे, तो कांग्रेस से यहाँ पे इसको समझिएगा, कांग्रेस से 208 सदस्य थे। मुस्लिम लीग से कितने थे? 73 थे, और 15 जो थे वो स्वतंत्र पार्टी या छोटे छोटे जो पार्टी थे, इस आधार पे संख्या उनकी भरी गई थी। लेकिन जो रियासतों के संख्या थी 93, वो भर नहीं पाई, क्योंकि उनको स्वेच्छा प्रदान किया ही गया था कि आप चाहें तो संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि उसका बहिष्कार किया कुछ रजवाड़ों ने, तो ये संख्या एकदम से भर नहीं पाई। तो इसको यहीं पे हम लोग रोक देंगे, ठीक। तो इतने आप लोग का आया। फिर इन लोग का हम लोग देखते हैं कि चुनाव कैसे हुआ। तो चुनाव कैसे हुआ, तो चुनाव जो होता था वो जनसंख्या के आधार पर होता था। जनसंख्या यानी कि लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को रखा गया। उसमें ये भी ध्यान रखा गया कि जो समुदाय हैं, जैसे हिंदू हो गए, सिख, इसको 3 समुदायों में बांटा गया लगभग, आप समझ लीजिए कि मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो मुस्लिम और सिख के लिए भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचे, और सामान्य में जो हिंदू या अन्य जो भी सिख और मुस्लिम को छोड़ के आएंगे वो सब सामान्य में थे। उसमें दलितों का भी प्रतिनिधि दिया गया, महिलाओं का भी प्रतिनिधि दिया गया। तो इतनी चीज़ें इसमें समाहित की गई। फिर इनका निर्वाचन कैसे होना था, तो निर्वाचन जो था वो एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से किया जाना था। कौन करता इनका निर्वाचन, तो चूंकि मांग तो रखा गया था नेहरू द्वारा कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो सीधे वयस्क मताधिकार पे होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। उनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि जो 11 प्रांत हमारे पहले से ही थे, वहाँ पे विधानसभाएं थीं, तो उन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, जैसे आज के डेट में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, उसी प्रकार से वही वाला सिस्टम था, और उसी सिस्टम से वो चुन के यहाँ पे पहुँचे थे। फिर जो रियासतों का चुना जाना था, वो रियासत के कैसे सदस्य चुने जाते हैं, तो रियासत के सदस्य अपने जो प्रमुख थे, राजा थे, वही मनोनीत करते और वही चुन के यहाँ पे संविधान सभा में आते।
तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। बाकी ये तो आप सिस्टम समझ गए, बस इतना याद करिए कि इनका निर्वाचन एकल संक्रमण पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से, और सब वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे जो समुदाय हैं हिंदू मुस्लिम, वो उस समय भी चलेगा, अपने संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन होगा, फिर आगे आगे कैसे क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इतना नवंबर में इनका गठन हो गया, इस प्रकार से इनका चुनाव हुआ, इतना हम लोगों ने समझा। फिर आगे आते हैं संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है उसको कुछ समझते हैं। जितना भी फैक्ट्स मैं ये बताया हूँ आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। परीक्षा समय काफ़ी ये सीधे सीधे तौर पे पूछा करता है प्रश्न, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देखिए, जितनी भी उस समय आज़ादी के समय बड़ी हस्तियां थीं सभी संविधान सभा में शामिल थे। कोई केवल एक हस्ती को छोड़ के जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ वो थे, कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़ के लगभग लोग संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो इस वजह से ये प्रश्न परीक्षा में पूछा करता है कि निम्न में से संविधान सभा में कौन शामिल नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि लोग झटके में क्वेश्चन को गलत कर ले जाते हैं कि महात्मा गांधी सोचेंगे कि थे ही थे, तो वो उसमें शामिल नहीं थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी सभी लोग होते हैं। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली में बहुत आज डीप में नहीं जाएंगे, आज हल्का फुल्का समझेंगे, फिर आगे हम लोग उसको समझा जाएगा। विधानसभा की जो बैठक थी वो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को पहली बैठक की गई। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। और इस बैठक में जो फ्रांस का सिस्टम था कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाता था। तो उस समय अध्यक्ष तो कोई चुना नहीं गया था संविधान सभा का, तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन भी इसी प्रकार से घुमा के पूछेगा आप लोग से कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, या संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हम लोग को गांठ बन के रट लेना है, दिमाग में रख लेना है इसको। फिर आगे क्या होता है कि अब ये बैठक होगी, इसी में अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो अध्यक्ष किसको चुना जाएगा? तो पूर्णकालिक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। और 2 उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष होंगे। तो कौन कौन होंगे? देखिए, संविधान जो है हम लोग का नीला कलर का है, इसीलिए हम भी क्या कर रहे हैं कि नीला में लिख रहे हैं इसको, कि आप लोग को सीधे तौर पे समझ में आया करें। नीला पहन के भी आया हूँ आज इसीलिए, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। संविधान एकदम कैसे भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष, और जो उपाध्यक्ष जो थे उसके 2 थे। कौन कौन थे? तो H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। इनका पूरा नाम क्या था? यह पूछ देता है परीक्षा में कि H.C. मुखर्जी का पूरा नाम क्या था। तो H.C. मुखर्जी का पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी।
और दूसरा कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, जो पूरा नाम है उसको कोष्टक में क्यों रख रहा हूँ और शॉर्ट में इसको बाहर क्यों रख रहा हूँ, जबकि हमको पूरा नाम को बाहर रखना चाहिए, कोष्टक में शॉर्ट नेम को रखना चाहिए। लेकिन इसका पीछे कारण है, क्योंकि एससी मुखर्जी आपको सीधे याद हो जाएगा, सीधे तौर पे इसी नाम से लगभग फेमस है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एम एन राय का क्या नाम था। तो ये सब चीज़ें आप लोग को जाननी भी चाहिए। वीटी कृष्णाचारी का भी नाम था, इनका सर्वमंगल वेंकटचारी कृष्णामाचारी। तो इनका तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये शायद पूछे परीक्षा में, लेकिन पूछ देगा तो कोई बात नहीं है। वीटी कृष्णाचारी आप लोग याद रखिएगा इसको। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल की गई। फिर अब आगे का क्या आया, ये बैठक हो गया। फिर अगला बैठक में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव, ये सब 1946 की घटना चल रही थी। उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लाया, यह परीक्षा में पूछता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया। और इसको, इसमें क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव में यही था कि हम संविधान को किस रूप में अपनाएंगे, वो सारी प्रोसीजर दी गई। जो हम लोग का प्रस्तावना का उद्देश्य है, संविधान का उद्देशिका है, यानी उसको प्रस्तावना बोला जाता है, इसी से लिया गया है लगभग। वो सारी चीज़ें इसमें जो धर्मनिरपेक्ष है वो सब चीज़ें इसमें समाहित कर दी गई थी। संप्रभुता, गणतंत्र, सब धीरे धीरे उसमें चीज़ें रख दी गई थी। तो बहुत डीप में इसमें नहीं जाना है हम लोग को, क्योंकि जितना स्तर है परीक्षा का उतने ही स्तर से हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को याद करना है 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया। कौन लाया, जवाहरलाल नेहरू ने लाए। और 22 जनवरी, साल भी बदल गया, 1947 आ जाएगा। इसी साल देश आज़ाद होगा, संविधान सभा चल रहा होगा, देश की भी आज़ादी होगी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी आएगा इसी समय। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। अभी हम लोग बाहर से पढ़ रहे थे, अंग्रेजों की साइड से, और भारत की साइड से हम लोग देख रहे हैं संविधान को। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। फिर आगे भी बहुत कार्य हैं इसमें कार्य किए गए। तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक एक फैक्ट्स को देखा जाएगा, उस पर थोड़ा थोड़ा समय चर्चा किया जाएगा कि इसकी जो समितियाँ थी, प्रारूप, जैसे प्रारूप समिति हो गई, जितनी भी समितियाँ थी, झंडा समिति, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैंने सुविधा की दृष्टि से 2 क्लास में इसको डिवाइड किया है कि आप लोग का समय एक क्लास में ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और इसको जितना मैं पढ़ाया हूँ एक बार देखिएगा अच्छे से, आप लोग को चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल को शेयर भी किया करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें, उनका अवेयरनेस बढ़े, जागरूकता बढ़े, संविधान के प्रति आदर भाव बढ़े। कितनी मेहनत से इस संविधान को तैयार किया गया है। देखिए, संविधान को तैयार करना बहुत आसान काम नहीं था। जगह जगह से कितना अध्ययन किया गया, कितना कि आज भी उसको जीवंत रूप से बनाया गया है। इस प्रकार से संविधान को तैयार किया गया है। तो हम लोग इस आधार पर यह कल्पना कर सकते हैं कि संविधान सभा में कितने विद्वान प्राणी बैठे हुए थे। तो आगे हम लोग इसी आधार पर कुछ कुछ चर्चा किया जाएगा। जो संविधान में सभा में बोले गए अच्छे अच्छे वक्तव्य थे संविधान को लेके, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।